मंत्री गणेश जोशी ने सुना मन की बात। पीएम ने खादी व स्वदेशी अपनाने का किया आह्वान। छठ पर्व व मिथिला कला की हुई चर्चा। सिमधामी की लोकप्रियता में भारी उछाल। छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम। सरकार की युवा के लिए बनाई गई नीतियों का दिखा असर। नैनीताल में दुर्गा पूजा महोत्सव का भव्य शुभारंभ। महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। कुमाऊनी और बंगाली संस्कृति का दिखा संगम। किसानों के दबाव में झुकी इकबालपुर शुगर मिल। रुड़की में 34 दिन के धरने के बाद मिला इंसाफ। गन्ना बकाया भुगतान से किसानों में खुशी। और ऋषिकेश के चंद्रभागा नदी के ऊपर पुल बनने की उम्मीद। नगर निगम ने शासन को भेजा प्रस्ताव। स्वीकृति मिली तो अर्धकुंभ से पहले होगा निर्माण। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे, जहां सीएम धामी ने विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान उत्तराखंड की ओर से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती बिहार मैदान वीर भट्टी नैनीताल का, जहां सीएम धामी समारोह को संबोधित कर रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हमारे सभी भैया बहनों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये सम्मान आप सभी में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, नए उत्साह का संचार करेगा और भविष्य में जीवन में आने वाली सभी परीक्षाओं में आपको श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। भारत की सनातन संस्कृति और राष्ट्रभक्ति के विचारों को आत्मसात करते हुए अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती ने शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यदि कोई भी कार्य अच्छी सोच के साथ, स्पष्ट सोच के साथ, कड़ी मेहनत के साथ निरंतर किया जाए तो उस कार्य को सफल होने से रोका नहीं जा सकता है। हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष में आयोजित किए जा रहे इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। जैसा कि हम में से बहुत से लोग जानते हैं, देश की स्वतंत्रता के पश्चात यह अनुभव किया गया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को अपनी जड़ों और संस्कृति से जोड़ने की आवश्यकता है। इन्हीं विचारों को मूर्त रूप देते हुए 1952 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से गोरखपुर में संस्कारित, चरित्रवान और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक गढ़ने के दिव्य संकल्प के साथ पहला सरस्वती शिशु मंदिर प्रारंभ हुआ। समय के साथ यह अलग पूरे देश में फैली और वर्ष 1978 में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का गठन हुआ। आज विद्या भारती ने भारतीय शिक्षा पद्धति, आधुनिक शिक्षा पद्धति के मेल से जो अद्वितीय क्रांति शिक्षा जगत में फैलाई है, उसके बारे में जितना कहा जाए, जितने उस शब्दों में व्याख्या की जाए उतनी कम है। शिक्षा के क्षेत्र में बोया गया एक छोटा सा बीज आज एक विशाल वृक्ष बनकर देश भर के शिक्षा और संस्कार की, देश भर में शिक्षा और संस्कार की छांव बिखर रहा है। आज विद्या भारती देश भर में लगभग 13,000 औपचारिक, 12,000 अनौपचारिक विद्यालयों के माध्यम से 35 लाख भैया बहनों में ज्ञान, करुणा, राष्ट्रभक्ति और सदाचार जैसे मानवीय गुणों को उनके संस्कारों में लाने का, उनको उभारने का काम कर रहा है। इसके साथ ही विद्या भारती द्वारा आदिवासी बहुल इलाकों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले क्षेत्रों में भी सैकड़ों विद्यालय खोले गए हैं। उत्तराखंड में भी विद्या भारती का योगदान अनुकरणीय है और मुझे बताया गया है कि वर्तमान में यहां करीब 562 विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 1.25 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मुझे जानकर अत्यंत खुशी हुई कि भारत सरकार द्वारा विद्या भारती के 7 स्कूलों को सैनिक स्कूल के रूप में स्थापित करने हेतु भी चयनित किया गया है।
मैं आज के इस अवसर पर देश के भविष्य के निर्माण में 70 वर्षों से भी अधिक समय तक कार्यरत अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती और उसके सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को, सभी संचालकों को, आचार्यगणों को, शिक्षकगणों को उनके द्वारा शिक्षा जगत में किए गए महान योगदान के लिए साधुवाद देता हूं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विद्या नाम नरस्य भूषणम, अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण विद्या है। इसलिए शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार ने सबसे पहले नई शिक्षा नीति को उत्तराखंड में लागू करने का काम किया है। साथ ही हम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक बनाना, और अधिक व्यवहारिक बनाना और उसको व्यवस्थित बनाने के लिए हम कई स्तरों पर नीतिगत निर्णय ले रहे हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ जूता और बैग भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत मेधावी छात्रों को प्रति माह छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड के हाई स्कूल और इंटर में टॉप करने वाले छात्रों को भारत भ्रमण पर भी लेके जाया जा रहा है। अनेक जगह पर उनको नए नए ज्ञान और अनुभव इससे प्राप्त हो रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र की बूथ संख्या 138 कलिंगा कॉलोनी गढ़ी कैंट में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 126वें संस्करण को सुना। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी जयंती के अवसर पर देशवासियों से खादी उत्पाद खरीदने और स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय नौसेना की 2 महिला लेफ्टिनेंट कमांडरों से संवाद किया और बिहार के छठ पर्व मिथिला पेंटिंग, हैंडलूम और कैंडी क्राफ्ट जैसे विषयों का उल्लेख किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने त्योहारों में वोकल फॉर लोकल के तहत स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी करने की देशवासियों से अपील भी की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि न केवल नई जानकारियां प्रदान करता है बल्कि समाज हित में सकारात्मक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ने की ऊर्जा भी देता है। जोशी ने कहा कि मन की बात सिर्फ सूचना का माध्यम नहीं बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने और आमजन को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण जरिया है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस कार्यक्रम को नियमित रूप से सुनें और इससे प्रेरणा लेकर समाज हित में कार्य करें। और उत्तराखंड किसान मोर्चे के 34 दिन से जारी धरने का बड़ा असर हुआ है। इकबालपुर शुगर मिल में आखिरकार किसानों की बकाया गन्ना राशि का भुगतान शुरू कर दिया है। किसानों को करीब 4 करोड़ 54 लाख रुपए का चेक सौंपा गया है। इसके बाद किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री आवास पर किए जाने वाले आत्मदाह कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर पिछले 34 दिनों से धरना दे रहे किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे थे। गन्ना भुगतान, स्मार्ट मीटर और किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर मोर्चा सड़क पर बैठा था। ऐसे में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन ने बताया कि 3 दिन पहले ही प्रशासन को चेतावनी दी गई थी कि अगर गन्ना बकाया नहीं चुकाया गया तो 27 सितंबर को किसान मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह करेंगे। इस चेतावनी के बाद प्रशासन हरकत में आया और आज धरनास्थल पर ही इकबालपुर शुगर मिल के डीजीएम कैंट शिव कुमार सिसोदिया ने जिला गन्ना अधिकारी कपिल मोहन मिश्रा को 4 करोड़ 54 लाख रुपए का चेक सौंपा। और प्रशासन काफी हलचल थी और उसको लेकर जिलाधिकारी मोदी ने एक बैठक बुलाई थी। उसमें मिल प्रबंधन, एसडीएम साहब, हम गन्ना जिलाधिकारी सब मौजूद थे। तो उसमें प्रशासन का किसानों से लगातार आग्रह किया जा रहा था कि भाई आप ये अपना कार्यक्रम टाल दो। तो किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं थे जब तक भुगतान नहीं होता, जब तक ये आत्मदाह कार्यक्रम नहीं टाला जाएगा। तो उसमें डीएम साहब के एक निर्देश के अनुसार डीएम साहब ने निर्देशित किया था आप मिल प्रबंधन किसानों के धरना पर पहुंचे और मिल प्रबंधन के द्वारा किसानों की उपस्थिति में डीसीओ साहब को 4 करोड़ 55 लाख का चेक, 12 दिन का भुगतान का चेक सौंपा, जिसको लेकर किसानों ने फिर निर्णय लिया कि आज हमारा जो ये देहरादून कूच का जो कार्यक्रम था ये हम स्थगित करते हैं। दूसरा, आज कमिश्नर साहब, गन्ना कमिश्नर उत्तराखंड के द्वारा
चीनी मिल प्रबंधन से काशीपुर में एक बैठक करी जा रही। अगला भुगतान कब कब कैसा होगा उस पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद कमिश्नर साहब की और डीएम साहब की किसानों से। और अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता में भारी उछाल देखने को मिले। उत्तराखंड छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम। धामी सरकार की युवा के लिए बनाई गई नीतियों का दिखा असर। प्रचंड जीत के पीछे सीएम धामी की नीतियों का रहा अहम योगदान। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू। उत्तराखंड का युवा वर्ग राष्ट्रवादी विचारधारा और पारदर्शी शासन प्रणाली के साथ खड़ा है। सीएम धामी 25,000 से अधिक सरकारी नौकरियों का दिया अवसर। इसके साथ ही साथ यूकेएसएसएससी परीक्षा में नकल की शिकायतों को लेकर विपक्ष। कॉलेज चुनाव के नतीजों ने किया साबित, छात्र समुदाय सरकार और एबीवीपी के पक्ष में खड़ा है। अराजकता फैलाने की कोशिशों के खिलाफ करारा जवाब। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। स्वच्छता ही सेवा है 2025 पखवाड़ा। स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है तो समृद्धि है। नगर निगम देहरादून की शहरवासियों से अपील, कृपया घर का गीला, सूखा व घरेलू संकटमय कूड़ा पृथक पृथक कर नगर निगम के कूड़ा वाहन में ही दें। सफाई से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए आप नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1800-1804-571 पर कॉल कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। भवन निर्माण अपशिष्ट आदि को सड़कों और गलियों में न डालें। निवेदक सौरभ थपलियाल, महापौर नगर निगम देहरादून एवं नमामि बंसल आईएएस मुख्य नगर आयुक्त देहरादून। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल में दुर्गा पूजा कमेटी के तत्वाधान में दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। नैना देवी मंदिर परिसर में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं द्वारा कुमाऊनी परिधान पहनकर कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा मल्ली ताल पंथ पार्क, मल्लीताल रिक्शा स्टैंड, खड़े बाजार और उसके बाद नैना देवी मंदिर पहुंचकर रात संपन्न हुई। इस दौरान सांस्कृतिक झांकी में कुमाऊनी और बंगाली संस्कृति का मिलन देखने को मिला। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट और चंद्रेश्वर नगर के बीच चंद्रभागा नदी के ऊपर स्टील गार्डर पुल के निर्माण की फिर से उम्मीद जगी है। ऋषिकेश नगर निगम ने वर्ष 2027 में होने वाले अर्धकुंभ मेले के दौरान विकास कार्य करने के लिए शासन को करोड़ों रुपए के प्रस्ताव बनाकर भेजे हैं, जिसमें स्टील गार्डर पुल निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल है। यदि प्रस्ताव को शासन से स्वीकृति मिलती है तो अर्धकुंभ मेले से पहले यह स्टील गार्डर पुल बनकर तैयार होगा, जिसका लाभ कुंभ मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को मिलेगा। इसके अलावा बैराज से लेकर त्रिवेणी घाट और चंद्रेश्वर नगर से राम झूला तक बना आस्था पथ भी आपस में कनेक्ट हो जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को बैराज से राम झूला तक पैदल जाने के लिए ट्रैफिक की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि अर्धकुंभ मेले के दौरान क्षेत्र में कई विकास कार्य किए जाने हैं। इन विकास कार्यों को पूरा करने के लिए करोड़ों रुपए के प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजे हैं। इसमें चंद्रभागा नदी के ऊपर स्टील गार्डर पुल का निर्माण भी शामिल है। चंद्रभागा नदी में जो लक्ष्मण झूला और त्रिवेणी घाट को जोड़ता है, उसके मध्य में जो चंद्रभागा नदी है वहां पर पुल नहीं है। बरसात के टाइम पे वहां पे आवाजाही प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, तो इस सब को लेकर के वहां पर पूर्व में सिंचाई विभाग के द्वारा भी प्रस्ताव इसमें भेजा गया है और हमारे द्वारा भी इसका प्रस्ताव कुंभ में भेजा गया है।
और हमें उम्मीद है कि इस कुंभ में इस पुल का निर्माण होगा, जिससे कि पूरा राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी सेतु से लेकर के आस्था पथ और बैराज तक ये पूरा रूट क्लियर हो जाएगा और अधिक से अधिक जो कुंभ के टाइम पे जो यहाँ पर लोग आएंगे उनको सुविधा मिलेगी। और आगे बढ़ेंगे, जहां अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंगों के खिलाफ एमडीडीए का हल्ला बोल देखने को मिला। जी हां, आपको बता दें कि अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंगों पर चला एमडीडीए का बुलडोजर, जहां एक ही दिन में देहरादून में 10 स्थानों पर अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंगों के खिलाफ हुई कड़ी कार्रवाई। वीसी तिवारी के निर्देश पर सचिव बरने और संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेश पर हुई सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। शिमला बाईपास में मानवेंद्र मुंडेर, शेरपुर में गुलशेर, शंकरपुर में डीसी बंसल और कल्याणपुर में राशिद की अवैध प्लॉटिंग को किया गया ध्वस्त। दुबाला में नरेंद्र धर्मा, वाल रोड में राकेश, खुशहालपुर में सलमान, राजपुर में अशरफ, संस्कृति कॉलोनी में शाकिर और चांचक चौक पर साजिद के अवैध निर्माण को किया गया सील। शहर को अव्यवस्थित और अवैध तरीके से नहीं दिया जाएगा फैलने, वीसी तिवारी ने कहा। व्यवस्थित और नियोजित विकास करना एमडीडीए की प्राथमिकता। किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या प्लॉटिंग एमडीडीए नियमों के खिलाफ। वीसी की जनता से अपील, किसी भी अवैध कॉलोनी या निर्माण में न करे निवेश। एमडीडीए से स्वीकृत मानचित्र की जानकारी ले। अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंगों के खिलाफ एमडीडीए की कार्रवाई लगातार रहेगी जारी। और वही एसपी रेखा यादव के निर्देशन में पिथौरागढ़ के थाना जाजर देवल और थाना कनाली छीला में एक थाना दिवस का आयोजन किया गया, जहां पर थाना जाजर देवल में यह कार्यक्रम एसडीएम मंजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक केएस रावत और थानाध्यक्ष मनोज पांडे उपस्थित रहे। इसी क्रम में थाना कनाली छीना में थानाध्यक्ष प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में थाना दिवस संपन्न हुआ। इस दौरान स्थानीय नागरिकों की समस्याएं और सुझाव सुने गए। अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही त्वरित समाधान किया गया, साथ ही शेष समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उपस्थित नागरिकों और वरिष्ठजनों को नशे के दुष्परिणामों और साइबर क्राइमों से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया गया। पिथौरागढ़ पुलिस का उद्देश्य है कि पुलिस और जनता के बीच संवाद को मजबूत बनाया जाए, ताकि जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके और पुलिसिंग को और अधिक जनहितकारी बनाया जा सके। लक्सर में प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार प्रताप चौहान के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम लादपुर कला पहुंची और तालाब और सार्वजनिक रास्ते पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई 9 कब्जेदारों पर की गई, जिनके खिलाफ पहले नोटिस जारी किए गए थे। प्रशासन का कहना है कि यह कदम सरकारी जमीन को मूल स्वरूप में वापस लाने और भविष्य में ऐसे कब्जों को रोकने के लिए उठाया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने भी इस कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि लंबे समय से हो रहे कब्जों के कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही थी। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि आगे अगर किसी ने भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया तो और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। लादपुर कला में मकबल 122 भी हुई थी, तो उसका डिसीजन आ गया था। उसमें टोटल 9 लोग थे, तो 9 लोगों को आज जो है बेदखल किया गया। इसमें पूरी पुलिस प्रशासन पूरी टीम मौजूद है। और आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार थाना सिडकुल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस बीच आपको बता दें, नवरात्रि पर जनता को मिला खास तोहफा। हरिद्वार पुलिस ने ढूंढ निकाले 70 खोए मोबाइल, जहां 14 लाख से अधिक कीमत के फोन बरामद कर लौटाए लोगों के चेहरे की रौनक। एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल के निर्देश पर सीईआईआर पोर्टल से मिली बड़ी सफलता। बरामद फोन में स्थानीय लोगों के साथ बाहरी राज्यों से आए कर्मचारियों के भी फोन शामिल हैं। मोबाइल वापस पाकर पीड़ितों ने पुलिस की जमकर तारीफ की। हरिद्वार पुलिस की अपील, लावारिश मोबाइल मिले तो तुरंत थाना या साइबर सेल में कराए जमा। बागेश्वर जिले के कपकोट में पुलिस अभिरक्षा से चरस तस्कर के फरार होने के मामले ने बड़ा मोड़ ले लिया है। एसपी चंद्रशेखर आर घोड़के ने सख्त कार्रवाई करते हुए कपकोट थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल को निलंबित कर विभागीय जांच सीओ अजय लाल शाह को सौंपी है। ये घटना 17 सितंबर की है, जब पुलिस 2 चरस तस्करों को कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। ऐसे में झटक्वाली के पास जैसे ही वाहन की रफ्तार धीमी हुई, दोनों आरोपी कूदकर भाग निकले। पुलिस एक को पकड़ने में सफल रही, लेकिन रोहित कुमार अब भी फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही है।
संदिग्ध हैं। दिनांक 16 सितंबर को थाना कपकोट में चरस के साथ 2 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया था, जिसके उपरांत जो है 39/25 मुकदमा संख्या धारा 8/20/60 एनडीपीएस में हमने पंजीकृत किया था। इसमें 2 मुलजिम थे और इन दोनों मुलजिम को दिनांक 17 सितंबर को न्यायिक अभिरक्षा हेतु जो है रिमांड हेतु थाना कपकोट से बागेश्वर लाया जा रहा था पेशी के लिए। लेकिन इसके दौरान ही जो है दोनों अभियुक्तों ने गाड़ी से कूदकर फरार होने की कोशिश की, जिसमें एक अभियुक्त जो है वो तुरंत हमारे हाथ भी लगा था, उसको वहीं पे मौके पे हमने फिर से गिरफ्तार भी किया था। लेकिन दूसरा जो एक अभियुक्त है वो फरार होने में कामयाब रहा। इसके उपरांत जो है हमने सीओ बागेश्वर, सीओ कपकोट के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनाई थी, जिसमें थाना बागेश्वर, थाना कपकोट, कोतवाली बागेश्वर, यशोजी सहित जिले की अन्य सभी थानों की टीमें इसमें लगाई गई थी और गहनता से चेकिंग भी की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में जो है कहीं न कहीं थाना कपकोट पुलिस की जो है एक प्रारंभिक दृष्टया लापरवाही का मामला ये प्रतीत होता है। इसलिए थानाध्यक्ष कपकोट खुशवंत सिंह को हमने कल लाइन हाजिर किया है और 5 हमारे जो कर्मचारी हैं जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनको हमने सस्पेंड किया है। और ये दर्शाता है कि बागेश्वर पुलिस जो है, उत्तराखंड पुलिस जो है अपनी ड्यूटी में लापरवाही को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करती है। अगर कोई किसी भी स्तर पर लापरवाही होती है तो उस पर ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में विभागीय कार्रवाई के लिए हमने सीओ बागेश्वर को निर्देशित किया है कि इसमें पूरी गहनता से विभागीय जांच करेंगे और जो भी दोषी है जांच के उपरांत उनके ऊपर जो है विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा जो अभियुक्त है, फरार है, वो हमारे लिए 2 मामलों में वांछित है। एनडीपीएस का जो ओरिजिनल मुकदमा है उसमें भी वो फरार है, वांछित है। इसके अलावा कस्टडी में से भागने के लिए हमने कोतवाली बागेश्वर में अलग से मुकदमा पंजीकृत किया है, उसमें भी वो हमारे लिए वांछित है। तो दोनों थाने की टीमें हमारी इसमें लगी हुई है और गैर जनपद भी हमारी टीमें दबिशें दे रही हैं और संबंधित लोगों से पूछताछ करना, सर्विलांस पे काम करना। इसके अलावा सरहदीय जनपदों में, प्रदेश के सभी जनपदों में तथा गैर राज्यों में भी हमने संपर्क किया है और आवश्यक कार्रवाई हम कर रहे हैं और अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए हमारी पूरी टीम जो है प्रयास। और आगे बढ़ेंगे जहां एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अपराधियों के खिलाफ कड़ा प्रहार लगातार जारी है। रुद्रपुर पुलिस अपराधियों को दिखा रही जेल का रास्ता, फरार आरोपियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। छात्र संघ नामांकन फारिग कांड का किया खुलासा, मुख्य आरोपी गगन रतनपुरिया सहित 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार। नामांकन के दौरान रुद्रपुर डिग्री कॉलेज गेट पर हुई थी फायरिंग। मुख्य आरोपी ने पुलिस को देख झोंकी फायर, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी के पैर में लगी गोली, घायल आरोपी का अस्पताल में चल रहा उपचार। आरोपियों से की गहन पूछताछ, एसएसपी मणिकांत मिश्रा का सख्त रुख और त्वरित कार्रवाई लाई रंग। गगन रतनपुरिया के खिलाफ 32 से अधिक और संगीन मुकदमे दर्ज। आरोपियों का साथ और शरण देने वालों पर भी पुलिस ने लिया एक्शन। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय के उत्तराखंड राज्य को अपराध मुक्त और भय मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधम सिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। दिनांक 24 सितंबर को रुद्रपुर डिग्री कॉलेज गेट पर छात्रसंघ चुनाव के नामांकन के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग की घटना हुई, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर तत्काल कार्रवाई की गई और 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आज इस घटना के मुख्य आरोपी गगन रतनपुरिया और उसके 3 साथियों को शक्ति फार्म क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। गगन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और उसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ। गगन रतनपुरिया के ऊपर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में संगीन धाराओं में 32 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। आरोपी को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि समाज में भय का माहौल पैदा करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की कार्रवाई आगे भी इसी सख्ती और निष्पक्षता के साथ जारी। पिरानकलियर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें हरिद्वार यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों की स्कूटी ऑल्टो कार से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि एक छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। आपको बता दें कि सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में हरिद्वार यूनिवर्सिटी के छात्र सौरभ सिंह और आयुष कुमार स्कूटी से रुड़की की ओर आ रहे थे, तभी सामने से आ रही ऑल्टो कार से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। भीषण टक्कर में नेपाल निवासी सौरभ सिंह की मौके पर ही मौत हो
हो गई, जबकि बिहार निवासी आयुष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और घायल छात्र को एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया। फिलहाल ऑल्टो कार को कब्जे में लेकर आगे की जांच की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज के छात्र बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सर, हमें भी यही न्यूज मिली है कि एक मेवर कलियर रोड पे एक एक्सीडेंट की न्यूज आई है और जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है सौरभ कुमार नाम बताया जा रहा है, 21 वर्षीय उम्र है, नेपाल का निवासी है और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। पुलिस द्वारा हमारे पास डेड बॉडी ही लाई गई है जो कि यहाँ पे मॉर्चरी में रख दी गई है। इससे ज्यादा हमारे पास भी इस समय कोई जानकारी नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।